साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। जजमेंट है 16 अगस्त 2024 का ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का। टाइटल है बाबूलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। अपील नंबर है 2556/2023। और सबसे अच्छी बात क्या है कि अक्यूज़ कन्विट हुआ 1 दिसंबर 23 को और उसको 12 अगस्त 24 को कोर्ट ने एक्विटल करने के ऑर्डर कर दिए। सिर्फ 6 महीने के अंतराल में ही एक्विटल लिया है वो कोर्ट से। तो ये कैसे हुआ, किस तरह के पॉइंट्स को रखा गया और कैसे आर्ग्यू किया गया, ये सब महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमको समझने हैं, ताकि अगर हम भी आर्ग्यू कर रहे हैं हमारे केस को तो लंबे टाइम तक वेट करने की बजाय हम अगर सिस्टमेटिक है हमारे केस में तो हम एज सुन एज पॉसिबल जो है जो चार्जेस हमारे ऊपर इम्पोज हैं उससे हम रिहाई प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको। साथियों, इस मामले में जो FIR है वो दर्ज हुई वर्ष 2009 में। सेक्शन 7, सेक्शन 13, सब क्लॉज 1, सब क्लॉज D PCED के तहत जो है अक्यूज को किया गया चार्जशीट। केस क्या था कि परिवादी जो है एक टीचर है, इसने लोन के लिए अप्लाई किया। इसका कहना ये कि जो मैनेजर है इसने लोन को सैंक्शन करने के लिए पैसों की मांग करी। 1 लाख का लोन सैंक्शन होना था, जिसके बेटे 5,000 रिश्वत की मांग की गई। मैंने बार्गेनिंग करी, मामला सेटल हुआ 3,000 रुपये। मैंने 3,000 रुपये इसको दिए और इसके सहित जो है कंसर्न अक्यूज को जो है गिरफ्तार किया गया। ये केस है प्रोसिक्यूशन का। बट यहाँ पर 2 बात इंपॉर्टेंट है कि मनी जो है वो रिकवर नहीं हुई है अक्यूज के पर्सन से, मनी जो है रिकवर हुई है फ्रॉम अ टेबल ड्रॉवर। दूसरी बात यह है कि जो मौके पर स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें सटीक स्टैंड है कंसर्न अक्यूज का कि मैंने ना तो रिश्वत मांगी है ना ही प्राप्त की है। जब भी कोई लोन होता है प्रोसेस तो एक प्रोसेसिंग फ़ीस जो है पे करनी पड़ती है। यहाँ तो ये अकाउंट से हम काट लेते हैं या नकद भी जो है ले सकते हैं। और जो उसने स्पष्टीकरण के साथ में जो पूरा का पूरा ब्यौरा था, कैलकुलेशन था, जिसको पेश किया वो वही आया जिसके बेसिस पर यह बताया गया कि इसने ये पैसा जो है बतौर रिश्वत जो है प्राप्त किया है। ठीक है, वो अमाउंट था 3,000 रुपये का। उसका ये भी कहना है कि उसका भाई लोन जो है सैंक्शन था ऑलरेडी, कोई वर्क पेंडिंग नहीं था, मुझको जो है झूठा फंसाया गया है। उसका ये भी कहना है कि जो एप्लीकेशन थी लोन की वो आई थी अगस्त 2009 में और कुल लोन जो है जो मांगा था वो था 1 लाख रुपये का। बट सब कुछ डिपेंड करता है सिबिल स्कोर पे, जिस कारण जो सैंक्शन अमाउंट था लोन का वो था 80,000 रुपये, जो कि 8/9/2009 को ही इसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया और 40,000 रुपये जो है इसने एज सुन एज पॉसिबल जो है चेक से विड्रॉ कर लिए। तो ऐसी स्थिति में जो मोटिव ऑफ क्राइम है वो कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। पूरा का पूरा स्टैंड जो है परिवादी का वो अपने आप में ही डाउटफुल है, क्योंकि जहाँ एक और परिवादी ये कहता है कि लोन को सैंक्शन करने के पहले ये पैसे मांगे गए, जबकि लोन तो ऑलरेडी सैंक्शन भी हो चुका था और डिस्पर्स भी हो चुका था। तो ऐसी स्थिति में इसका ये कथन अपने आप में ही संदेहप्रद और झूठा जो है दिखाई देता है। उसका ये भी कहना है आरोपी का कि भाई डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है प्रूव होनी चाहिए बाय द प्रोसिक्यूशन, और जिसका सिद्धांत किया है बाय रीजनेबल डाउट। उनका ये भी कहना है कि जो एलिज रिकॉर्डिंग है ये ना तो प्रूव हुई है, इसमें टैम्परिंग ना की गई हो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इसके अलावा ये एलिज रिकॉर्डिंग कंसर्न अक्यूज की हो ऐसा कोई भी प्रमाण जो है कंसर्न कोर्ट में जो है पेश नहीं किया गया। इन्होंने रिलाई किया ऑन जजमेंट ऑफ इमाम साहब बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका 2553/13। इसका अपील नंबर है, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया इट्स प्रीवियस जजमेंट जो कि है ए सुबेर बनाम स्टेट ऑफ केरला का, जिसका साइटेशन है 2009 वॉल्यूम 6 SCC पेज 507, जिसमें क्या लिखा गया है। टू सिक्योर कन्विक्शन ऑफ द अक्यूज under the Prevention of Corruption Act, the demand and acceptance of bribe is must. The color test means to show that the amount is handled by the accused is must, and pendency of work is must. तीनों ही फैक्टर को प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। अगर प्रोसिक्यूशन इन फैक्टर को प्रूव नहीं कर पाता है बियॉन्ड डाउट, तो ना तो प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा और ना ही अक्यूज को कन्विट किया जा सकता है। बट एक बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ये थ्योरीज तो बहुत क्लियर है, बट प्रॉब्लम ये आता है कि प्रैक्टिकल सेंस में भी कई बार जज जो है फैक्ट को इग्नोर करते हुए और जो थ्योरी है प्रोसिक्यूशन की उसको सही मानते हुए अक्यूज को जो है कन्विट करता है, जो कि गलत है। देखो, सबकी लाइफ और लिबर्टी इंपॉर्टेंट है। आज आप जज हो, अगला जो है आरोपी है, तो अगला आपके पास न्याय के लिए आया है। तो उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आप कानून की लाइट में उन फैक्ट्स को तोलो, उसकी समीक्षा करो। अदरवाइज जो स्टोरी है प्रोसिक्यूशन की, अगर उसको हम वैसे देखें तो आदमी को तो फांसी लगा देनी चाहिए, पर अगर इन रियल उसका पोस्टमार्टम करें तो केस तो बनना वो दूर की बात, अपने आप में ही क्लियर होगा कि किस तरह से फॉल्स एप्लीकेशन किया गया, किस तरह से एक झूठा केस तैयार किया गया। और ऐसे कई इंस्टेंस जो है हमारे सामने आए कि जहाँ पर खुद ये देखा इवन CCTV ने, इवन रिकॉर्डर्स ने, कि ACB जो है खुद इन्वॉल्व थी फॉल्स इम्प्लीकेशन में टू द कंसर्न अक्यूज, और वहाँ पर इन स्थितियों को गंभीर मानते हुए FIR तक जो है रद्द की गई है।
क्लियर है बात ये? तो आपको विशेषता जोड़ देना है डिमांड पे और एक्सेप्टेंस पे, विशेषता जोड़ देना है कलर टेस्ट पे, विशेषता जोड़ देना है पेंडेंसी ऑफ वर्क पे। इवन ए जजमेंट ऑफ चंद्रेशा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका, जजमेंट है 16 फरवरी 2022 का, जिसमें ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने एम्फेसाइज किया है पेंडेंसी ऑफ वर्क पे। इफ देयर इज नो पेंडेंसी ऑफ वर्क द कन्विक्शन कैनॉट बी स्टैंड, और पेंडेंसी ऑफ वर्क इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू जनरेट मोटिव ऑन द पार्ट ऑफ कंसर्न अक्यूज्ड। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर जो एलिज्ड अमाउंट है लोन का वो है 1 लाख रुपये, जो अमाउंट सैंक्शन है वो है 80,000 रुपये, और जो अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ है ये भी है 80,000 रुपये। 40,000 रुपये से ऑलरेडी विड्रॉ कर भी लिया है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं माना जा सकता कि अक्यूज जो है वो डेलिब्रेट था टू एक्सेप्ट द ब्राइब, एंड इवन प्रायर टू ट्रैप प्रोसीडिंग ये सारी कार्रवाइयाँ जो है पूर्ण हो चुकी थी। साथियों, इन द मैटर ऑफ सौंदरराजन बनाम विजिलेंस, ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट का है। AIR 2023 सुप्रीम कोर्ट पेज 2136 इसका जो है साइटेशन है। इसमें भी एम्फेसिस किया गया है कि जो भी वर्क है अगर वो पेंडिंग नहीं है तो इस सिनेरियो में किसी भी रूप में ये नहीं कह सकते कि अक्यूज वॉज डेलिब्रेट एंड ही वॉज डिमांडिंग द ब्राइब अमाउंट। इसके अलावा डिमांड एंड एक्सेप्टेंस को भी प्रूव करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रूव नहीं है तो वहाँ पर प्रिजम्पशन जो है ड्रॉ नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कंसेंट गवाह है उसने डिपोज नहीं किया है कि एलिज्ड अमाउंट जो है डिमांड किया है कंसर्न अक्यूज ने, क्योंकि रिकॉर्डिंग को जो है आइडेंटिफाइड नहीं किया गया है। दूसरी बात यह है कि शैडो विटनेस ने भी ऐसा कोई कॉर्पोरेटिंग फैक्ट रिकॉर्ड पर डिपोज नहीं किया है। साथियों, यहाँ पर 2 जजमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है वॉइस रिकॉर्डिंग को लेकर और रिकॉर्ड को प्रॉपर्ली प्रिजर्व करने को लेकर। जियादुल बनाम ब्रिजमोहन, ये जजमेंट है 1976 का, जिसमें ये साफ साफ कहा गया कि वॉइस रिकॉर्डिंग की गाइडलाइंस जो है उनको फॉलो करना पड़ेगा। गाइडलाइन नंबर 1 कि वॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी आइडेंटिफाइड बाय द मेकर और बाय द पर्सन हु नोज इट, और दूसरी बात कोई पॉसिबिलिटी नहीं और टेम्परिंग की, इसको रूल आउट करना पड़ेगा। और ये बात जो है राम सिंह बनाम राम सिंह के जजमेंट में जो है रिलाई की गई है। ये फैसला है 1986 का सुप्रीम कोर्ट का। साथियों, यहाँ पर गवाहों के बयान में ना केवल विरोधाभास है अभी तो कनेक्टिंग स्थितियाँ भी जो है गायब है। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि एक्सपीरियंस वाली बातें साथ में लेके चला करो आप। एक गवाह तो कह रहा है कि भाई मैंने जो ये रिकॉर्डिंग करी उसके बाद जो वॉइस थी मैंने आइडेंटिफाई करी और इस फैक्ट को मैंने कंफर्म किया कंसर्न आईओ को और कंसर्न शैडो विटनेस को, जबकि शैडो विटनेस ऐसा कोई स्टेटमेंट जो है डिपोज ही नहीं करे, ना तो क्रॉस में और ना ही चीफ में। इसके अलावा साउंड क्लियर नहीं है, साउंड जो है हेजी है और बैकग्राउंड नॉइस काफ़ी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी कोर्ट ने माना कि एक फैक्टर है कि जहाँ पर हम एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ है उसको हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो स्टोरी है परिवादी की वो सत्य नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि लोन को सैंक्शन करने के पेटे पैसे मांगे गए, जबकि लोन तो सैंक्शन था और डिस्पर्स भी हो गया। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस का यहाँ डिफेंस लिया गया, हालांकि ये डिफेंस बहुत रिस्की था, बट ये श्योर था कि डिफेंस अगर हम लेते तो हमको नुकसान नहीं है। जो पैसा लिया है वो टूवर्ड्स द प्रोसेसिंग फीस है, और जो भी इन्होंने पेश किया कैलकुलेशन बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, और गवाह ने उसको एडमिट भी किया है कि अगर प्रोसेसिंग फीस इस मामले में निकाली जाएगी तो ये 3,000 रुपये आएगी, और वही अमाउंट जो है एक्सेप्टेड था। साथियों, इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है एन सुकर्णा बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। ये जजमेंट है 2016 वॉल्यूम 1 SCC पेज 713, जिसमें ये स्पष्ट है कि मियर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज एंड अपार्ट फ्रॉम इन बी जयराज अपार्ट फ्रॉम दैट इन पी सत्यनारायण मूर्ति, ये स्थितियाँ जो है स्पष्ट की गई हैं। तो कुल मिला के रिकवरी हो जाने से भी क्योंकि इस प्रूव नहीं हो जाएगा, डिमांड को जो है साबित करना होगा, और डिमांड साबित कर नहीं पाया प्रोसिक्यूशन। एक तो वॉइस क्लियर नहीं है, वॉइस हैजी है, क्राउडी वॉइस है, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं है, इसके अलावा कोई छेड़ाखानी नहीं की गई हो रिकॉर्ड में, उसको भी जो है स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा साथियों, कोर्ट ने यहाँ पर निर्भर किया जजमेंट ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि स्पॉन्टेनियस स्पष्टीकरण की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। विजिलेंस वर्सेस सुब्रमण्यम का ये जजमेंट था 2006 वॉल्यूम 2 MLJ क्रिमिनल पेज 1001। इस जजमेंट में यह स्पष्ट है कि अगर आरोपी को स्पष्टीकरण मौके पर दे रहा है और वो स्पष्टीकरण जो है वो कॉर्पोरेट भी कर रहा है, तो इस सिनेरियो में उसको जो है कंसिडर करना चाहिए व्हाइल एक्विटिंग द अक्यूज्ड। उसमें डिफेंस था कि जो ये पैसे हैं ये फ्लैक्स के पेटे हैं, फ्लैक्स हमने बेचे उसके पेटे हैं, जितने फ्लैक्स बेचे उसका प्रॉपर ब्यूरो था, और उसी के पेटे जो पैसा आया उसका प्रॉपर जो है ब्यूरो था। तो जहाँ पर आपके पास प्रॉपर अकाउंट्स है वहाँ तो आप डिफेंस ले सकते हो एक्सेप्टेंस का, बट जहाँ प्रॉपर आपके पास डिफेंस नहीं है अकाउंट्स का, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस थ्योरी इज फेटल फॉर यू। इस बात का विशेष ध्यान रखना।
और नीरज दत्त बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी में भी क्लियर किया गया है कि मेयर रिकवरी कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू कन्विक्ट द अक्यूज इवन इन जजमेंट ऑफ सीताराम बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। ये फैसला है 1975 का। यहाँ भी बेसिक थ्योरी है कि मेयर रिकवरी कैन नॉट बी ए ग्राउंड टू कन्विक्ट यू। तो प्रोसिक्यूशन को डिमांड, एक्सेप्टेंस, पेंडेंसी वर्क साबित करना पड़ेगा बियॉन्ड डाउट, तभी जो है प्रिजम्पशन ड्रॉ होगा सेक्शन 20 पीसीएड का, अदरवाइज ड्रॉ नहीं होगा। तो जब भी ये मामले अपन देखते हैं इस तरह के जहाँ पर आरोपी जो है वो एक्विटल होते हैं, तो ऐसा क्या करते हैं वो हमसे अलग कि वो बरी करते हैं, वो 10 बातों का विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहली बात, एफआईआर क्या है उसका पूरा एनालिसिस कर लो, चार्जशीट क्या है उसका प्रॉपर एनालिसिस कर लो, गवाहों के बयान क्या है उसका प्रॉपर एनालिसिस करो, इस स्टेज पर क्या विरोधाभास दिख रहे हैं इसको एनालिसिस कर लो। इसके अलावा जो जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, उसको निकाल के चलो अब, और उसकी लाइट में जो है आपको जेरे और फर्दर जो तैयारियाँ हैं वो करनी है। इसके अलावा आप एक बात ध्यान रखिए कि जो भी गवाह रिकॉर्ड पे आ रहे हैं उसमें कितना विरोधाभास हम क्रिएट कर पा रहे हैं। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हम पेश कर रहे हैं, उस पर क्या स्टैंड है उनका। इसके अलावा सैंक्शन अथॉरिटी है कि सैंक्शन वो साइक्लोस्टाइल तो नहीं है, इस पर काम करना है। आयोग का जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर है या नहीं है, और जो फैक्ट बता रहा है परिवादी, पॉइंट नंबर 10, वो फैक्ट कितने जेन्युइन है, कितने अनट्रू हैं, और कितना उसमें फॉल्सिफिकेशन किया गया है। तो इस तरह से हम केस को जो है प्रॉपर लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको जो है एनलाइटनिंग करने वाला होगा। आप कंटेंट को वापस पढ़िएगा, समझिएगा और उसको अपने केस में जो है अप्लाई करने का प्रयास कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।